हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक्टिविटी नंबर 5। आपको अच्छे से समझ में आएगी, बस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है। सारी एक्टिविटीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि केवल हमने ओरली टॉपिक समझ लिया तो हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी डीवी की बुक में जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन एक्टिविटीज़ को भी हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, पेज नंबर 174 पर एक्टिविटी नंबर 5 हमें दी है, उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि इस एक्टिविटी में एक्चुअल में क्या है। कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी आपको इससे जरूर। और एक्टिविटी अगर हम समझते हैं, मतलब पूरा चैप्टर तो हम कवर कर ही रहे हैं, साथ में जो एक्टिविटीज़ भी अगर हम समझेंगे ना, तो मान लीजिए एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएंगे। तो एक्टिविटी जरूर अच्छे से समझिए। हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी को आपको ध्यान से समझना है, एक बार रीड भी जरूर करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक आपको इसमें कहा है ना, ड्रॉ अ लॉन्ग थिक स्ट्रेट लाइन ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, A4 शीट जो आप ले सकते हैं जिसमें प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, A4 शीट आप ले सकते हैं, उस पर एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है। आप मार्कर का, ये पेन का यूज कर सकते हैं थिक लाइन बनाने के लिए। थिक इसीलिए क्योंकि वो इजीली विजिबल हो जाए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उस शीट को जिस पे लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको टेबल पे रखना है। अब हमने क्या किया, एक व्हाइट पेपर है हमारे पास, पेपर तो आप बना ही लेंगे, उस पर हमें एक थिक लाइन बनानी है। हमने बना ली, एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ये मान लीजिए हमने एक पेपर लिया और उस पर एक थिक लाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म नहीं, क्या लेना है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो हमने एक्टिविटी नंबर 4 में समझा था, कांच का जो क्यूबॉइड की शेप में जो होता है वही हमें लेना है, क्या, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमें क्या करना है कि अभी एक बात जरा सुनो, अभी आप इसको देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमें इजीली विजिबल हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस पर ग्लास जो प्रिज्म है, ये तो डस्टर में ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, आपको क्या करना है, ग्लास प्रिज्म को अबाउट 30 डिग्री एंगल से ऐसे करके रख देना है। देखो 30 डिग्री एंगल कैसे बन रहा है, जरा ये भी समझ लो। ये जो लाइन है और ये जो है ना, इसका जो एज है, ये लगभग 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ऐसे नहीं रखना है आपको, ये तो 90 का बन रहा है ना वो एंगल, देखो ये लाइन और ये लाइन 90 का बना रही है ना, तो 90 का नहीं रखना है आपको, कुछ एंगल लेना है ऐसे, मतलब कुल मिला के आपको टिल्टेड रखना है ऐसे। अब एक बात जरा देखो, यहां से लाइन आपको दिख रही होगी ये, तो जब आप इधर से इसको देखेंगे, जैसे सपोज करो हमें क्या करना है, हमें इधर से, अगर आप इधर से इसको देखने की कोशिश करोगे, कैसे देखोगे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया कि हमने इसको रख दिया ऐसे करके, ठीक है, कुछ एंगल से हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर से देखने की कोशिश करेंगे इस लाइन को, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ग्लास है, तो लाइन तो दिखेगी, बट लाइन ना थोड़ा सा बेंड दिखेगी। जैसी लाइन दिखनी चाहिए स्ट्रेट, ऐसी नहीं दिखेगी। अगर हमने ग्लास रख दिया और इधर से देखने की कोशिश करेंगे तो लाइन हमें सीधी दिखनी चाहिए, लेकिन सीधी नहीं दिखेगी, वो लाइन अपनी तरफ से डिस्प्लेस्ड दिखेगी, मतलब कहीं ना कहीं वो बेंड हो चुकी होगी। किसकी वजह से, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का ये फिनोमिना है कि लाइन हमें बेंड दिखती है। अब हम एंगल को अगर थोड़ा सा चेंज भी करना है, पहले हमने ऐसे रखा, 30 डिग्री के एंगल से रखा, अब हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर लिया, अब भी देखेंगे तब भी हमें बेंड दिखेगी लाइन। अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलरली रख लिया, नॉर्मली रख लिया, इसको बोलते हैं नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मल जो बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल हमेशा नॉर्मली होता है। तो अब हम इधर से देखेंगे, अब हमें सीधी लाइन दिखेगी। अब देखो एमसीक्यू बन सकता है इससे कि अगर कोई लाइन नॉर्मली आएगी तो क्या वो बेंड दिखाई देगी, आप कहेंगे नो, नॉर्मली आएगी तो वो उसका जो पाथ है वो डेविएट नहीं होगा। डेविएट का मतलब क्या होता है, इसमें अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो पाथ आपको ये लाइन जो सीधी नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा अपनी जगह से वो हट गई ये लाइन, तो इसको कहते हैं डेविएशन। अगर आप नॉर्मली होगा फिर ऐसे रख के देखेंगे तो वो नहीं होगी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, कि जब हम ऐसे रख रहे हैं तो हमें लाइन सीधी दिखेगी, ऐसे करके सीधी नहीं दिख रही, ऐसे करके भी सीधी नहीं दिख रही। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि कभी भी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए ये ग्लास प्रिज्म है, जरा ध्यान से आप लोग समझना, ये ग्लास प्रिज्म है। अब अगर ऐसे लाइन जाएगी ना, ऐसे आपको मालूम होगा, जैसे मैं इस तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सा अगेन आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये ग्लास प्रिज्म है, ये ठीक है, ये आपका ये ग्लास प्रिज्म है। अब हमने क्या किया, नॉर्मल ये रे आई ऐसे करके, आपको मालूम है ना कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइन कैसे जाती है, रे टुवर्ड नॉर्मल मूव कर जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कैसे जाएगी, वो टुवर्ड नॉर्मल मूव हो जाएगी। यानी देख रहे हो ना आप, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो कैसे हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी ऐसे। तो लाइन जानी चाहिए थी ऐसे, ये जो रे है वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाके वो थोड़ा सा अपने पास से जो है डेविएट हो जाती है, तो उसको कहते हैं डेविएशन।
तो ये डेविएशन यहाँ पे हो रहा है लाइट रे का। ये रे आनी चाहिए थी ऐसे, सीधी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाती है। अब नॉर्मली में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म है, अब रे आई ऐसे, अब नॉर्मल मान लीजिए यही है, अब ऐसे आई तो वो किधर भी डेविएट नहीं होगी, वो सीधी जाएगी लाइट रे, बिल्कुल सीधी जाएगी और यहाँ से ऐसे करके चली जाएगी। तो जब भी लाइट रे नॉर्मली आएगी तो फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी, वो सीधी जाएगी। लेकिन जब भी वो किसी एंगल से आएगी तो पक्का वो अपने पास से डेविएट होगी। तो बात आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यूज में कभी आपको आ जाए ये क्वेश्चन तो ऐसा फिगर दिया हो, ऐसे करके रे दी हो, तो कैसे जाएगी, आप ध्यान रखना ऐसे जाएगी। अब देखो इस चीज में एक और बात थोड़ा सा समझो, अगर रे ऐसे आती है, देखो मैं एक बार आपको अगेन बताता हूँ, जरा ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है, टॉपिक को जरा अच्छे से समझना है। अब मान लीजिए ये जो रे है ये ऐसे करके है, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, अब रे ऐसे करके आई, यहां तक आ गई रे, अब यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है, तो ये रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो आप इस पे एक परपेंडिकुलर बना लो ऐसे करके। अब यहां से ना जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो रे ना जानी चाहिए थी सीधी, सीधी ने जाके टुवर्ड नॉर्मल आ जाएगी, मतलब ऐसे आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आगे नहीं आ गई, जानी चाहिए थी वो कैसे, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी ने जाकर नॉर्मल की तरफ मूव हो गई। अब यहाँ से जब डेंसर मीडियम ये है, अब एयर में जाएगी, तो ग्लास डेंसर होता है, एयर रेयर होती है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब देखो अगेन नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे नॉर्मल मतलब यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है ना, तो परपेंडिकुलर लाइन हमने बना ली, अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होती है, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होती है, ये पैरेलल दिखती है आपको, ये देखो ऐसे करके ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। ये जो है ना ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस से डेविएट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप 10th में समझेंगे इस बात को। अब मेरी बात को जरा समझो, ये रे आई, ये ग्लास स्लैब है हमारा और ये इधर से रे आई, तो जो आती है रे उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो रे है ना, ये वाली रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। अब इसमें मैं नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो PQ क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट रे, क्योंकि जो आती है रे ग्लास स्लैब के ऊपर जो पड़ रही है रे उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट M है, ठीक है, और यहाँ पे ये N है, ठीक है, और यहाँ पे ये R है और यहाँ पे ये S है। अच्छा एक बात जरा सुनो, ये क्या है, PQ क्या है, इंसिडेंट रे है, और MN क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया ना, वन मीडियम से अदर मीडियम में रे जाती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो MN जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। अब इसके बाद में ग्लास स्लैब के अंदर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर ये रे ग्लास स्लैब से बाहर निकल गई, RS जा रही है ना, ये इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो RS क्या है यहाँ पे, इमर्जेंट रे। ध्यान रखना, PQ क्या है, इंसिडेंट रे, MN क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और RS क्या है, इमर्जेंट रे। जो इमर्ज हो गई, जो बाहर निकल गई, उसको हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात जरा सुनो, जो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो इंसिडेंट रे से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा एक बात जरा बताइए, बात को जरा अच्छे से समझना, ये जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात आपको समझ में, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक बात जरा सुनो, ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे है ना, ये RS कौन सी रे है, इमर्जेंट रे है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी नॉर्मल और इमर्जेंट रे की जो बीच में एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ से यहाँ तक ये इमर्जेंट रे, सारे एंगल्स आपको पता लगे होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। एक और बात ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये इंसिडेंट रे की हमेशा पैरेलल बनती है, तो पैरेलल ही बनानी है कभी फिगर। अब देखो मैं आपको बताऊं बच्चों की गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, जो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से करेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जरा सुनो कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं। अब जैसे किसी बच्चे ने बनाया ऐसे करके, 10th में भी टॉपिक है ये, 10th में भी आपको काम देगा, तो इसीलिए अभी ध्यान से पढ़ लेंगे तो 10th में आपको आसानी रहेगी, आप अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसे करके रे आई, ये नॉर्मल है, तो लाइट रे सीधी जानी चाहिए, सीधी नहीं जाएगी, वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ तक चली गई। अब ये नॉर्मल बन गया, अगेन वो ऐसे चली जाएगी। अब ये जो रे है, ये जो इंसिडेंट रे है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रे और ये रे पैरेलल होनी चाहिए। अब कोई बच्चा बनाता है ऐसे करके,
ये गलत बना रहा है। क्यों गलत है ये? क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये और ये इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखना, ये रे आपको ऐसे बनानी है जो कि ये दोनों लाइन पैरेलल आपको दिखनी चाहिए। तो बात आपको समझ में आ रही है ना? देखो यहाँ पे भी देखो पैरेलल दिख रही है ये लाइन, ऐसी पैरेलल ही बनानी है, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि यहाँ पे केवल रे ऐसे आ रही थी, वो डिस्प्लेस होके ऐसे जा रही है। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इंसिडेंट रे जो आ रही है उसके बीच का और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको समझ में आ गया? इंसिडेंट रे, यहाँ से यहाँ तक इंसिडेंट रे जो ग्लास स्लैब के बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे अंदर वाली, और ये इमर्जेंट रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी। अब एक और बात जरा सुनो, मैंने आपको बताया ना, एक बात बताइए। अब देखो आपको भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कैसे? अब मेरी बात को जरा समझो। ये मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है, कोई ग्लास स्लैब है ये, ठीक है। अब अगर कोई रे ऐसे आएगी तो वो कैसे जाएगी? वो इधर उधर मूव होगी क्या? बिल्कुल वो मूव नहीं होगी, वो सीधी ही चली जाएगी ऐसे। तो उसकी स्पीड जरूर चेंज होगी इसके अंदर, बट वो सीधी ही जाएगी। कब लाइट, ये जो लाइट रे है कब बेंड होगी? जब वो किसी एंगल से आएगी, 90 से नहीं आएगी, 90 के अलावा किसी और एंगल से आएगी। जैसे 70 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, उस एंगल से आएगी तो वो अपना पाथ ऐसे चेंज करेगी। जैसे मान लीजिए कुछ 30 डिग्री से आ रही है जो इसका सरफेस है, ऐसे करके, ठीक है। 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है ये वाला। तो मतलब ये वाला एंगल कोई भी, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? अब एक और बात जरा सुनो। रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। स्टार्स जो होते हैं ना, स्टार्स वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार पता है किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। मालूम है आपको? अगर पता क्या होता है कि जो स्टार से जो लाइट आती है अर्थ में, तो वो कई सारी लेयर से होके गुजरती है। तो कहीं कहीं लेयर में जो है ना वाटर वेपर वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं कहीं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, कहीं कहीं ज़्यादा होती है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है अभी कि जो स्टार्स की जो ट्विंकलिंग है वो किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और एक और बात ध्यान रखना, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, देखो एक बात जरा सुनो, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बताता हूँ। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब एक और बात जरा सुनो। ये मान लीजिए अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए स्टार है, तो हम यहाँ पे हैं, हम एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये अर्थ के ऊपर हैं हम, ठीक है। तो स्टार हमें देखते हैं तो वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसका रीज़न क्या है? जब स्टार यहाँ से स्टार से जो लाइट आती है ना हमारे पास, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से गुजरती है, जो एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, उनकी वजह से समटाइम्स हमारे पास लाइट ज़्यादा आती है और समटाइम्स हमारे पास लाइट कम आती है। तो इसकी वजह से जब ज़्यादा आती है तो वो हमें ब्राइटर दिखाई देता है और कम आती है तो हमें डिमर दिखाई देता है। तो इसीलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें पता लगता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रही है, यानी ट्विंकलिंग हो रही है, कि स्टार्स कभी हमें ब्राइटर दिख रहे हैं, कभी डिम दिख रहे हैं। तो इसी को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। तो ये जस्ट रिफ्रैक्शन की वजह से है। अब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे पर्सन पहुँच गया जो एटमॉस्फेयर से ऊपर चला गया, अब वो देखेगा तो वो जो लाइट रे आ रही है वो एटमॉस्फेयर में होके नहीं आ रही है अब, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनको लाइट कैसी दिखेगी? जो स्टार्स है वो कैसे दिखेंगे? ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो एस्ट्रोनॉट के लिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं दिखेंगे करते हुए। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देगी। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक और मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ। देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। टीचर को हमेशा ये लगता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, जैसे मान लो मैंने आपको अभी को जो टॉपिक मैंने आपको कराया, मे बी इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्यूरियोसिटी हो जो इससे रिलेटेड पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उनके आंसर्स दूं आपको बिल्कुल आप 100% सेटिस्फाई हों, ठीक है। तो आपको भी फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। तो आपको अच्छा स्कोर करना है, तो इसीलिए आपको 100% समझ में आना चाहिए। टॉपिक में कोई डाउट है जरूर कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट में पढ़ूंगा तो जरूर उसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो,
अब हम समझते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी नंबर 5 तो हमने समझ ली। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाला टॉपिक है, ये भी क्लास 10th में है एनसीईआरटी की बुक में। तो 10th का आप एग्जाम जरूर दोगे। अभी आप 8th क्लास में हो, फिर 9th में जाओगे, फिर आप 10th में जाओगे, तो एग्जाम्स आप दोगे, पढ़ोगे भी। तो जब आपका अभी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम देखेंगे कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब देखो पहले तो ये देखो ग्लास प्रिज्म होता कैसा है। एक ग्लास का ऐसे ट्रायंगुलर होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। आप एक बार पिक्चर देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं ग्लास प्रिज्म। देख रहे हो आप कैसा होता है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लास प्रिज्म। इसमें एक और बात जरा समझो। अब हम जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबसे पहले इस डिस्पर्सन का मीनिंग समझते हैं कि डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है। डिस्पर्सन का मतलब होता है लाइट का ब्रेक होना। जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। जो सन से जो लाइट आती है ना व्हाइट लाइट, वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। अब जब वो लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए कि अगर हमसे कहा जाए कि डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो आप क्या कहोगे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स बाय अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बड़ी इजी सी डेफिनेशन है ना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर किसके थ्रू, बाय ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। अब एक बात जरा सुनो, होता क्या है कि यहां से व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट है, कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट रे है ना, ये रे है कोई व्हाइट लाइट जो इधर से आई है। अब यहां पे आने के बाद लाइट ना, यहां से कुछ लाइट जो इसके जो 7 कलर है वो यहां से स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहां से और डिस्प्लेस होंगे इस तरीके से। ये तो 7 डिफरेंट कलर में ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। ये देखो यहां से व्हाइट लाइट आई, लेकिन यहां से 7 डिफरेंट कलर में वो स्प्लिट हो जाती है लाइट रे। इसको हम बोलते हैं VIBGYOR, विवजियोर। यानी अब देखो यहां से एमसीक्यू कैसे बन सकती है, पहले पहचान कर लो। देखो यहां पे V का मतलब क्या है, वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R मीन्स रेड। ठीक है, बात आपको समझ में आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम जो लाइट है उसको ग्लास प्रिज्म से अगर हम पास करें तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा कलर होगा, सबसे ज़्यादा डेविएट होगा वायलेट कलर, होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और उससे कम रेड। यानी रेड सबसे कम डेविएट होता है कलर, रेड सबसे कम डेविएट होता है। तो रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 10th में भी है ये। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा होगा, वायलेट जो है मैक्सिमम होगा और रेड जो है वो होगा मिनिमम। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। V से मतलब, V का मतलब वायलेट, ठीक है। I का मतलब देखो, I मीन्स होता है इंडिगो, ठीक है। B मीन्स होता है ब्लू, ठीक है। G मीन्स ग्रीन, ये तो आपको पता होगा। Y मीन्स येलो आपको पता होगा। O मीन्स ऑरेंज आपको पता होगा। R मीन्स रेड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और V मीन्स वायलेट कलर होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर डेविएट होगा, वायलेट, और सबसे कम कौन सा होगा, रेड। एक और बात इसमें ध्यान रखना है, इसमें 10th क्लास के हिसाब से भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेड कलर क्यों सबसे कम डेविएट होता है। इसका भी रीज़न जान लो, थोड़ा सा एडवांस समझ लो। इसका रीज़न ये है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि रे जो चलती है ना वेव की फॉर्म में चलती है, तो इसकी जो वेव की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे कम डेविएट होता है। तो बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कौन सा डेविएट होगा, वायलेट, और सबसे कम कौन सा डेविएट होगा, रेड, जब हम लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और बात जरा समझना है, इसमें एक्टिविटी नंबर 6 भी है, उस एक्टिविटी को भी एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, टेक अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुइटेबल साइज। हमें एक प्लेन मिरर लेना है, प्लेस इट इन अ बाउल एज सून इन फिगर। जैसे आपको फिगर में दिखाया है ना, एक्टिविटी नंबर 6 में बता रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है,
बाउल में रख देना हो जिसमें वाटर हो, ठीक है। अब हमें विंडो के किनारे इसको रख देना है जो उस पर सनलाइट फॉल हो। अब क्या होगा, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बॉल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। यानी ऐसे हमें एडजस्ट करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रो है, देखो सन की लाइट रे आएगी, मिरर पे पड़ेगी, मिरर के बाद कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आपको देखेगा, वो वॉल पे दिखना चाहिए। इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पर आपको वाइट लाइट से ज़्यादा लाइट वहाँ पे दिख रही है, कुछ कुछ कलर्स आपको दिखेंगे। किसकी वजह से हुआ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से हुआ। यहाँ पे भी पता है ये कलर्ड लाइट दिखती है, अगर वाइट लाइट को पास करेंगे ना तो देखो कितने सारे कलर आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, इस तरीके से कलर में वो डेविएट हो जाती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बड़ा इजी सा टर्म है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मींस स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बात आपको समझ में आ रही है। एक और बात आपको इसमें समझनी है कि जो रेनबो होता है ना वो नेचुरल फिनोमिना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। रेनबो भी आपने देखोगे ना 7 डिफरेंट कलर दिखते हैं, आसमान में दिखते हैं। ऐसा कब होता है, बारिश के बाद में होता है। जैसे कभी रेन हो गई, अब रेन के बाद रेनबो बनता है। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं ना उनमें रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे जो रेन ड्रॉप होती है ना, जैसे ये मान लीजिए ये रेन ड्रॉप है, अब मान लो लाइट आती है तो ये भी प्रिज्म का काम करती है। ये जो रेन ड्रॉप है ये भी प्रिज्म का काम करती है। तो जब ये प्रिज्म का काम करती है तो इससे भी जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो रेनबो जो है एक लाइव एग्जांपल है, एक नेचुरल एग्जांपल है किसका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अब ये, ठीक है। तो कहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर हम आपसे कहें, एक कुछ क्वेश्चन पूछें आपसे कि नेम अ नेचुरल फिनोमिना इन विच डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैन बी सीन, तो आप कहोगे रेनबो फॉर्मेशन। अब हम आपसे कहें नेम द कलर which is least deviated when the white ray passes through a glass prism। least deviated तो आप कहेंगे रेड, और मोस्ट डेविएटेड कौन सा है, वायलेट। तो कहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, उन टॉपिक्स को भी आपको ध्यान से समझना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेंसेज के बारे में समझेंगे, फिर रे डायग्राम्स के बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। कौन कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, जिनको मुझे अगेन एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में कमेंट करके जरूर आप बताएंगे, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप लोग चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। अभी तो मैंने बोर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने एक पीडीएफ तैयार की हुई है, तो उससे बोर्ड से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो डीएवी बोर्ड में आ सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।